हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी आज़ादी को 77 ईयर्स हो गए हैं लगभग, लेकिन हमको आज तक वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को नहीं मिली है। जी हाँ, आप पूरी दुनिया में उठा के देख लोगे, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, जेंडर जस्टिस की बात हो रही है, फेमिनिज्म की बात हो रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा चलन है। बट इन सब के बावजूद हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो जुडिशरी है, जो कि हमेशा इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की कोशिश करती है, कई बार वुमेन की राइट्स को भी अपहोल्ड किया है। इनफैक्ट विशाखा गाइडलाइंस जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दिए हुए हैं। बट स्टिल आज तक हमारी जुडिशरी में एक फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं देखने को मिली है? तो यही इस चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। इसके बाद इस रीजन को जानेंगे कि हमको आज तक वुमेन सीजीआई क्यों नहीं देखने को मिली है, और क्या नियर फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो उनका नाम क्या है और उनका टेन्योर क्या होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी जानेंगे कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है, आप जानते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इस पोस्ट का न्यूट्रल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रो गवर्नमेंट हो जाए या फिर बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट हो जाए, नहीं तो इससे जस्टिस हिल सकता है, पूरा देश हिल सकता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है वहां पे गवर्नमेंट का कितना रोल होता है, गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से करना चाहूंगा कि बेसिकली मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ। तो अभी गाइस रिसेंटली हमारे जो एग्जिस्टिंग 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने नेक्स्ट सीजीआई का नाम रिकमेंड किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको नॉमिनेट भी कर लिया, मतलब अपॉइंट भी कर लिया है गवर्नमेंट ने। और क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, वो ऑफिस मतलब उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। नवंबर 10 को इनका लास्ट वर्किंग डे होने वाला है। नवंबर 11 से जो हमारे 51st सीजीआई होने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो ऑफिस में आ जाएंगे। फिर यही से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आज तक वुमेन सीजीआई क्यों नहीं बनी। अब देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, वहां पर उनके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा परिवार बात चलता है या फिर रिश्तेदारी चलती है, यूं कह लो। तो ऐसे मतलब पास में काफी सारे एलिगेशन लगते हुए आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बना था हमारे जजेस केसेस से, तो इस कॉलेजियम के ऊपर भी बहुत ज्यादा उंगलियां उठ चुकी हैं कि यहाँ पे परिवारवाद और रिश्तेदारी बहुत ज्यादा चलती है। हालांकि इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसके ऊपर अलग से एक पूरा एपिसोड बन जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग अलग से फ्यूचर में बात करेंगे। अब परिवारवाद का मैंने एग्जांपल दिया है, तो आप ऐसे देख सकते हो जैसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिताजी भी वाईवी चंद्रचूड़, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सिर्फ रह नहीं चुके हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। प्लस अभी जो जस्टिस संजीव खन्ना जो अपॉइंट हुए हैं, इनके पिताजी भी आप देखोगे तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। इनके जो अंकल थे जस्टिस हंसराज खन्ना, HR खन्ना, ये भी बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए थे क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था, वहां पे इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे जजमेंट दे दिया था। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। जब हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट बात करेंगे कि सीजीआई अपॉइंटमेंट में कितना रोल होता है गवर्नमेंट का, तब उस समय इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज है, ये सारे काफी सारे एलिगेशन लगते हुए आए हैं, बट स्टिल जो हमारे जजेस हैं उनके ऊपर कोई भी कभी उंगली नहीं उठा सकता है, उनकी नॉलेज के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर। अब इसके मेनली दो रीजन है। पहला तो ये है कि सही में उन्होंने बहुत ज्यादा लेजेंडरी जजमेंट्स दिए हैं। दूसरा रीजन ये है कि अगर कोई ऐसा कहेगा भी तो कंटेंट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। अब जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ जी का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो सबरीमाला जजमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये केस ऐसा था कि सबरीमाला टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एंट्री देने से मना कर दिया गया था, तो वहां पे उन्होंने एंट्री अलाउ कर दी थी। इसके अलावा केएस पुट्टा स्वामी का जो केस था, जहां पे राइट टू प्राइवेसी को 2017 में फंडामेंटल राइट का एक पार्ट माना गया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट कभी भी एक व्यक्ति जो कि सिटीजन है, उसके प्राइवेसी को कभी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। अगर करना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, जो जिसके पीछे एक लॉ की बैकिंग होनी चाहिए। आर्बिट्रेरीली प्राइवेसी वहां किसी की भी ब्रीच नहीं की जा सकती है। और कुछ इसी साइडलाइंस पे हमारे जो जस्टिस खन्ना भी अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भी काफी लेजेंडरी जजमेंट्स पास किए हुए हैं, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वहां पे भी ये उस बेंच का पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पार्ट थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो अभी 2024 के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के जस्ट पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को फरवरी 2024 के महीने में स्ट्रक डाउन किया गया था। उस बेंच का भी पार्ट थे संजीव खन्ना। तो ये था गाइस करंट कॉन्टेक्स्ट। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे जो इंडिया के सीजीआई होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है।
तो बेसिकली गाइज यहाँ पे एक कन्वेंशन काम में आती है। अब कन्वेंशन बेसिकली यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अब सीनियर यहाँ पे एज के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पे डिसाइड होता है। मतलब अगर मेरी एज है, मैं सुप्रीम कोर्ट जज हूँ, मेरी एज है 60 ईयर्स, लेकिन मैं 5 साल से सुप्रीम कोर्ट जज हूँ, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा जज जो है उसकी एज है 59 ईयर्स, बट वो सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से जज है, तो उनको वहां पे नेक्स्ट सीजीआई बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। अब कन्वेंशन के हिसाब से ये है कि सीजीआई जब रिटायर होने वाले होंगे तब एक एप्रोप्रिएट टाइम पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं वो उनसे एक रेकमेंडेशन मांगेंगे कि आप किसको नेक्स्ट सीजीआई बनाना चाहते हो। अब ये जो एप्रोप्रिएट टाइम होता है वो यूजुअली रिटायरमेंट के जस्ट 1 महीने पहले होता है। तो कुछ ऐसे ही अभी रिटायर होने वाले थे नवंबर 10 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो अराउंड 1 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दिया प्रेसिडेंट मुर्मू जी को कि हम जस्टिस खन्ना जी को यहाँ पे नेक्स्ट सीजीआई रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे इतनी कहानी है। अब लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को ये रिकमेंडेशन भेजते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जी को वहां पे रिकमेंड कर देते हैं कि आप जाइए, ये जो नाम रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनको आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भेज दी। अब यहाँ पे आप टेक्निकली देखोगे तो जो पीएम है वो अपॉइंट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, बट जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है, वो ये कहती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को वही नाम आगे भेजना पड़ेगा, वहां पे लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पे मेन पार्ट स्टार्ट होता है वीडियो का कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है सीजीआई के अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मैं आपको बताऊं तो 1999 से ये कन्वेंशन है, इसको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, वहां पे उस मेमोरेंडम में इस चीज को परमानेंट कर दिया गया है। तो अब ये ट्रेडिशन है, ये हमेशा ऐसे चलता हुआ आएगा। हालांकि 1999 से पहले जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी ड्यूरिंग 1970s, तब वहां पे इस कन्वेंशन को 2 बार तोड़ा गया था। पहला इंस्टेंस तब था जब 1973 में जो हमारा बहुत ही फेमस, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट केस हुआ, नंदा भारती जजमेंट आया था, तो वहां पे 7:6 का जजमेंट आया था, जहां पे उस जजमेंट के अगले ही दिन जस्टिस एएन रे को सुपरसीड कर दिया गया था ओवर 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, और उनको वहां पे सीजीआई अपॉइंट कर लिया गया था। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो जो 3 सीनियर जजेस थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था, और जिनको अपॉइंट किया गया था उन्होंने जो गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया था। इस बेसिस पे जस्टिस एएन रे को यहाँ पे सीजीआई बना दिया गया था। हालांकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जो सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस थे उन्होंने वहां पे रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये पहला इंस्टेंस था। दूसरा इंस्टेंस होता है 1977 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये भी है, हालांकि इसको ओवररूल कर दिया गया है। इस केस में बेसिकली पॉइंट ये था कि जो आर्टिकल 21 है, जो हमारी फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, उसको क्या इमरजेंसी के बीच में उसको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बाकी जितने भी जजेस थे बेंच पे उन्होंने तो फेवर कर दिया था गवर्नमेंट का, बट जो एचआर खन्ना थे उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया था। ये वही है जिनको अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि ये जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अभी 51st सीजीआई होने वाले हैं, उनके अंकल लगते थे। तो इस चक्कर में जब सीजीआई अपॉइंट करने की बारी आई उस समय, तब यहाँ पे एचआर खन्ना जो कि सबसे सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे वहां पे, तो उनको वहां पे ओवरलुक कर दिया गया और इनकी जगह जस्टिस एमएच बेग को वहां पे सीजीआई बना दिया गया था। फिर यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में जस्टिस एचआर खन्ना को रिजाइन करना पड़ गया, और ताकि ये चीज फ्यूचर में रिपीट ना हो इसलिए 1999 में ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस में बता रहा हूँ इसको उस चीज में परमानेंट कर दिया गया था कि अब जो सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे वही हमेशा सीजीआई बनेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पे कि क्या हमें फ्यूचर में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियर फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिलेंगी या नहीं देखने को मिलेंगी। अगर देखने को मिलेंगी तो उनका टेन्योर कितना होने वाला है, क्या लंबे समय के लिए रहेंगे या छोटे समय के लिए, क्योंकि अभी जो सीजीआई जस्टिस खन्ना आए हैं उनका टेन्योर बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 6 महीने होने वाला है। वही अगर मैं आपको सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के बारे में बताऊं जो कि जस्टिस वावी चंद्रचूड़ रहे थे, वो अराउंड 7 साल का उनका टेन्योर रहा था। तो चलिए सवाल का जवाब जानते हैं। तो यस, हम लोगों को नियर फ्यूचर में 2027 में हमें फर्स्ट वुमेन सीजीआई देखने को मिलेंगी। उनका नाम क्या है? जस्टिस बीवी नगरत्ना। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी। सबसे ऊपर हैं जस्टिस खन्ना जी जो कि अभी 51st सीजीआई होने वाले हैं। ये ऑफिस में रहेंगे, अभी मई 2025 में ही रिटायर कर जाएंगे। फिर इनके बाद नंबर लगा है जस्टिस बीआर गवाई का, फिर जस्टिस सूर्यकांत जी का, फिर जस्टिस विक्रमनाथ जी का। इसके बाद जो नाम आपको दिख रहा है जिसमें 5th नंबर पे जस्टिस बीवी नगरत्ना, ये एक फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज हैं और ये लाइन में है नेक्स्ट सीजीआई बनने के। और अगर सिचुएशन आइडियल रही कि कोई जज वहां पे रिजाइन नहीं कर देता है, किसी की डेथ नहीं हो जाती है या ये जो कन्वेंशन है इसको तोड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगी। पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी हमारी। और कब बनेंगी ये? तो 24 सितंबर 2027 बनेंगी। कितना
दिन का इनका टेन्योर रहेगा तो अराउंड 36 डेज, अराउंड 1 महीना ही रहेंगी ये, और ये रिटायर हो जाएंगी 29 अक्टूबर 2027। तो ये चीज है। अब चलिए रीजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इतने सालों में विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं देखने को मिली। तो सिंपल सा रीजन ये है कि पहले तो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ही था कि परिवारवाद, रिश्तेदारी, वो सब तो एलिगेशंस है, बट अगर फैक्चुअल पॉइंट के बारे में बात करूं, फैक्चुअल जो चीज है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखाई दे रही होगी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट बात करती है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2023 में सारे हाई कोर्ट्स के जजेस को मिला के इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी 775, जिसमें से मेल जजेस और फीमेल जजेस का आप रेशियो देख सकते हो, जहां पे 669 मेल जजेस थे और 106 फीमेल जस्टिस थे। तो मोटे मोटे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6:1 का रेशियो है। तो जहाँ पे 6 मेल जजेस है तो वहाँ पे 1 फीमेल जज है। तो यही से मेन प्रॉब्लम निकल के आती है कि जब मेल जजेस ही इतने ज्यादा हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज वहाँ पे एलिवेट हो सकते हैं। वहीं पे वुमेन जजेस का चांसेस कम हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचना इतना मुश्किल है तो वहां से सीजीआई बनना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही मेन रीजन है, फैक्चुअल रीजन है, जिसकी वजह से हम लोगों को आज तक फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को नहीं मिली है। बट स्टिल मैंने आपको अभी इमेज दिखाया था, तो अगर चीजें अगर सही चलती हैं तो 2027 में हमें डेफिनेटली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगी। तो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपको सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एलएलबी वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।